हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। टीटीएस ऑल्टरनेट दिन शनिवार, बारी है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। ये इस सप्ताह का आखिरी होगा और यहां पर फिर से तैयार हैं हम आपकी डिक्शनरी में कुछ नए शब्द को जोड़ने के लिए, आपके ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बगा बगा करके नहीं देखिएगा। वैसे तो ये सेशन ऐसा होता है जहां पर कि कुछ भी ऐसा अटकने लायक नहीं होता है, फिर भी अगर कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। वैसे मुझे एक संदर्भ याद आ रहा है तो बता देता हूं। छठ आ गया फिर से ना, दशहरा भी चल रहा है, पता नहीं। हम लोग मिथिला में कहावत है, कान एक मोनता एक मगरल खुट्टी। समझने वाला समझ गया होगा। चलिए हम सेशन शुरू करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है, बहुत ही, इसके लिए आप दूसरे शब्द बहुत कॉमनली यूज करते हैं। एक नया शब्द है और उम्मीद है कि आपने ये पहली बार देखा होगा और सुन रहे। कॉजन। कॉजन वर्ब की तरह प्रयोग होता है। बताइएगा जरूर कॉमेंट में लिख करके, क्या इस अर्थ के लिए इस शब्द को आप जानते थे। कॉजन का मतलब होता है टू ट्रिक और डिसीव समवन बाय आर्टफुल कॉक्सिंग और कनिंग फ्रॉड, या फिर टू ऑब्टेन समथिंग बाय डिसेप्शन। मतलब यह है कि चालाकी से या धोखे से किसी को छलना या धोखाधड़ी से कुछ प्राप्त करना। इसके लिए हम कॉजन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, चीट, डिसीव, स्विंडल। एन एंटोनिम, बी ऑनेस्ट, बी फेयर एंड रिवील। क्या हो जाएगा? बी ऑनेस्ट, बी फेयर एंड रिवील। अब देखिए, अब आपके मन में एक सवाल है, सर यहां पर रिवील कैसे हो जाएगा? रिवील होगा क्योंकि अगर हम किसी को छल से ठग रहे हैं, दैट मीन्स उसको पता नहीं है, वो उजागर नहीं है उसके नजर में। तो यहां पर रिवील अगर हम एक अर्थ में देखें तो उसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो संदर्भ समझिएगा और उसके हिसाब से यह समझने की कोशिश की जाए कोई शब्द कैसे उसका सिनोनिम या एंटोनिम हो रहा है। डायरेक्ट नहीं होता है हमेशा। तो यहां पर क्या है कि आज जो हमने यहां वर्ड लिया है, पहला है कॉजन। ये वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा है। कॉजन का बड़ा ही कॉमन सा मीनिंग है, ठीक है। क्या है? टू ट्रिक और डिसीव समवन बाय आर्टफुल कॉक्सिंग और कनिंग फ्रॉड, या टू ऑब्टेन समथिंग बाय डिसेप्शन। चालाकी या धोखे से किसी को छलना या धोखाधड़ी से कुछ प्राप्त करना। इस अर्थ में हम कॉजन शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा था, कॉन आर्टिस्ट ट्राइड टू कॉजन द ओल्ड मैन आउट ऑफ हिज सेविंग्स। क्या है? द कॉन आर्टिस्ट ट्राइड टू कॉजन द ओल्ड मैन आउट ऑफ हिज सेविंग्स। तो यहां पर जो वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा है वो है कॉजन। इसका मतलब होता है टू ट्रिक और डिसीव someone by artful coaxing और cunning fraud, या to obtain something by deception। चालाकी से या धोखे से किसी को छलना या धोखेधड़ी से कुछ प्राप्त करना। इस अर्थ में हम कॉजन शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं पहला वर्ड। आज का जो पहला वर्ड है वो है स्टोइक। स्टोइक एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है शोइंग नो इमोशन स्पेशली इन हार्डशिप और एंड्योरिंग पेन और सफरिंग विदाउट कंप्लेन। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हर दुख दर्द बर्दाश्त करते हैं बट वो सो नहीं करते, बहुत टॉलरेबल होते हैं। तो यहां पर है किसी भावना में रहना, खासकर कठिन परिस्थिति में उसको टॉलरेट करना, एक्सप्रेस नहीं करना। उसके लिए हम स्टोइक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अनइमोशनल, इम्पैसिव एंड रिजाइन। क्या हो जाएगा? अनइमोशनल, इम्पैसिव एंड रिजाइन एक अर्थ में स्टोइक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करते हैं। एंटोनिम का इमोशनल, सेंसिटिव एंड एक्सप्रेसिव। क्या हो जाएगा? इमोशनल, सेंसिटिव एंड एक्सप्रेसिव। अब देखिए, अभी क्या हो गया ना, आजकल के बच्चों में ये कॉमन सी चीज है, थोड़ी सी परेशानी होती है वो तुरंत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन पुराने जमाने के लोग थे, देखिए उनके पास ना गाड़ियां थी ना सड़कें थी, वो नदी तैर करके अपना काम करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है वो लोग महान थे और आप लोग को जो है बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको जितनी परिस्थितियां आसान मिली है उसमें आपको और अच्छा करना चाहिए, ठीक है। आपकी परेशानियों का लेवल अलग है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान हो गया है। आपकी परेशानियों का लेवल अलग है, उनकी परेशानी का लेवल बहुत अलग था। लेकिन हाँ, वो क्या था कि जो मतलब बेसिक जरूरतें थी वो भी उनके पास नहीं था। स्कूल जाना है तो 5-5 किलोमीटर पैदल चलना है। शिक्षा का लेवल जो आज का है, आज आपके मोबाइल पर, आपके फिंगर टिप पर सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन देखिए शिक्षा के प्रति कितनी उदासीनता है। दशहरा का बहाना, एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी, छठ चल रहा है, करिए फिर। हम इसमें क्या कह सकते हैं? अरे छठ है तो शाम में होगा ना, आप भी उपवास रखे हैं, सारी वारी पहन के जाइए, आते हैं तब बताइए कहां अर्घ देना है। हद हाल है भाई। छठ मम्मी कर रही है, सहयोग करेंगे, 24 घंटा करेंगे और सब चीज में बलिदान। पढ़ाइए का होगा, लेकिन नवाब साहब को नौकरी भी चाहिए, आईएएस बनना है।
तो पढ़ाई का बलिदान भी करिएगा और उससे आईएएस भी बन जाइएगा, बहुत बढ़िया, दोनों चीज आप ही कर लीजिए। तो अब ये चीज मैं बता रहा हूं कि यहां पर क्या है कि वो उस तरह के लोग होते थे, क्या है, शोइंग नो इमोशन स्पेशली इन हार्डशिप। और जरूरी नहीं है कि हर इंसान ऐसा हो, कुछ ऐसे भी होते हैं जो चोखरी चंडाल कहते हैं कि कितना भी दर्द दे दो उसको, मतलब वो ट्रेंड होते हैं पूरी तरह से, मतलब कुछ भी हो जाएगा। जैसे सेना के जो कमांडो वगैरह होते हैं जिनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, अब वो संभाजी के बारे में कहा जाता था कि भाई, और कहा जाता है क्या, उनके बारे में दिखाया गया है कि औरंगजेब ने क्या क्या किया उनके साथ, फिर भी वो ना इस्लाम माने ना हार माने, जीवन त्याग दिया। तो उस तरह के लोग के लिए यहां पर एक वर्ड कह सकते हैं कि शोइंग नो इमोशन स्पेशली इन हार्डशिप और एंड्योरिंग पेन और सफरिंग विदाउट कंप्लेंट। मतलब कुछ भी हो जाए ना, उसको बर्दाश्त कर लेना है, बिना किसी भावना के रहना, खासकर कठिन परिस्थिति में। मतलब है कोई इमोशन एक्सप्रेस नहीं करना। सिनोनिम क्या कहा, अनइमोशनल, इम्पैसिव एंड रिजाइन। एंटोनिम है इमोशनल, सेंसिटिव एंड एक्सप्रेसिव। तो यहां पर जो शब्द है इस पेज का पहला वो है स्टोइक। एग्जांपल देख लेते हैं। सी मेंटेन्ड ए स्टोइक एक्सप्रेशन इवन ड्यूरिंग द टफ क्वेश्चनिंग। क्या है, सी मेंटेन्ड ए स्टोइक एक्सप्रेशन इवन ड्यूरिंग द टफ क्वेश्चनिंग। और पता है ऐसे लोग ना कई बार बहुत खतरनाक भी होते हैं, कई बार बहुत ब्रेव होते हैं कि वो आपको पता ही नहीं चलने देंगे कि उनके अंदर क्या चल रहा है, कितना भी टफ है उनके लाइफ में, आप पता नहीं लगा सकते कि क्या चल रहा है। तो ये जो सिचुएशन होता है कई बार हार्मफुल भी है, कई बार बेनिफिशियल है कई संदर्भ में। जैसे अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, सी मेंटेन्ड ए स्टोइक एक्सप्रेशन इवन द टफ क्वेश्चनिंग। हो सकता है कि इंटरव्यू के दौरान अगर ये पता ना चले कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या और पता चल जाता है तो सामने वाला समझ जाता है, तो वहां पर हो सकता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो इस तरीके का कई बार अच्छा है, कई बार बुरा है। तो स्टोइक का मतलब क्या है कि बिना किसी भावना के रहना, खास करके कठिन परिस्थिति में। चले अगला जो शब्द है ये है एजाइल। एजाइल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है मेंटली क्विक एंड रिसोर्सफुल और एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली। मतलब है मानसिक रूप से सतर्क और चतुर, या फिर जो बहुत तेजी से मूव करे, बहुत आसानी से मूव करे, उसके लिए एजाइल शब्द का यूज करते हैं। सिनोनिम क्या है, निम्बल, स्विफ्ट एंड लाइवली। क्या हो जाएगा, निम्बल, स्विफ्ट एंड लाइवली। एंटोनिम है क्लमजी, स्लगिश एंड इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, क्लमजी, स्लगिश एंड इनएक्टिव। एक अर्थ में एजाइल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर हमने दूसरा शब्द लिया है वो है एजाइल, मेंटली क्विक एंड रिसोर्सफुल और एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली। मानसिक रूप से सतर्क और चतुर, इस अर्थ में हम एजाइल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The gymnast's agile movements impress the audience। क्या है, the gymnast's agile movement impress the audience। अब यहां पर जो दो शब्द हमने लिया है, पहला स्टोइक, मतलब होता है showing no emotion especially in hardship, enduring pain or suffering without complaint। स्टोइक का मतलब है बिना किसी भावना के रहना, खास करके कठिन परिस्थिति में। दूसरा जो शब्द है वो है एजाइल, मेंटली क्विक एंड रिसोर्सफुल और एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली। मतलब है मानसिक रूप से सतर्क और चतुर, इस अर्थ में हम एजाइल शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है फार्सिकल। और फार्सिकल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर अब ना वर्ड्स के रिपीटेशन को कम कर रहा हूं। मैं एक बार जो बताता हूं ध्यान से सुनिए, फिर जब मैं लास्ट में रिव्यू करता हूं वो करूंगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, सेशन लंबा हो जा रहा है और मुझे लग रहा है, वैसे मैं ये मदद करने के पर्पज से कर रहा था और अब इतना हो चुका है कि आप लोग खुद उसके आदी हो चुके हैं। तो आप खुद अगर चाहें तो लिखने के दौरान वीडियो पॉज करके उसको कर सकते हैं। अगर ऐसा लगे कि ये बदलाव ठीक नहीं है, पहले जैसा ही होना चाहिए था, तो बताइएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे सेशन ना 5-7 मिनट छोटा हो जाएगा, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि आप सेशन में अच्छे से लिख करके रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि ये आप सेल्फ करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो यहां पर क्या कहा मैंने कि फार्सिकल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका जो मतलब है रिजेंबलिंग अ फार्स, एब्सर्ड, रिडिकुलस और लाफेबली एग्जैजरेटेड। क्या है, रिजेंबलिंग अ फार्स, एब्सर्ड, रिडिकुलस और लाफेबली एग्जैजरेटेड। या दूसरा मीनिंग है कॉमिकली, नॉनसेंसिकल और इलॉजिकल। मतलब है हास्यास्पद रूप से अतिरंजित, बेतुका, व्यंग्यपूर्ण तरीके से या मूर्खतापूर्ण। इस अर्थ में हम फार्सिकल शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां पर क्या है, हास्यास्पद रूप से अतिरंजित, बेतुका, व्यंग्यपूर्ण तरीके से या मूर्खतापूर्ण। सिनोनिम की बात करें, एब्सर्ड, रेडिकुलस एंड ल्यूडिक्रस। क्या हो जाएगा, एब्सर्ड, रेडिकुलस एंड ल्यूडिक्रस एक अर्थ में फार्सिकल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सीरियस, लॉजिकल एंड सेंसिबल। क्या हो जाएगा, सीरियस, लॉजिकल एंड सेंसिबल। यहां पर जो है फार्सिकल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग करेंगे। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है फार्सिकल। एग्जांपल देख लेते हैं। द प्ले वाज सो पुअरली रिटन दैट इट टर्न इनटू अ फार्सिकल कॉमेडी रादर देन अ सीरियस ड्रामा। क्या है, द प्ले वाज सो पुअरली रिटन दैट इट टर्न इनटू अ फार्सिकल कॉमेडी रादर देन अ सीरियस ड्रामा। अब देखिए यहां पर मैंने रिपीट नहीं किया है, मैं एक बार और कहता था कि इस पेज पर जो पहला है ये मैंने इसलिए रखा है कि आप इसको अब रिवीजन करो। मैं कितने दिनों तक करूं, लंबा सा, मुझे लगता है 2500 शब्द हो चुके हैं लगभग। तो अब आप करिए, अब आप इसके लिए आदी भी हो चुके हैं और ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए अगला जो शब्द है वो है
पाउंस। पाउंस नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू सडनली जंप और मूव फॉरवर्ड, टू अटैक और ग्रैब समथिंग। मतलब है कुछ झपटना नहीं तो अचानक से कूद पड़े और कुछ ग्रैब कर लिया, तो झपटने के सेंस में हम पाउंस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा कहें टू टेक क्विक एंड डिसाइसिव एक्शन स्पेशली टू टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, मतलब है झपटना, अचानक हमला करना, अवसर का तुरंत लाभ उठाना। अब देखिए इस सेंस को विशेष करके याद रखिएगा, पाउंस का ऐसे कॉमनली जो लोग मीनिंग जानते हैं वो झपटने से ही जानते हैं, लेकिन अगर ये दिया हुआ है कि अवसर का तुरंत लाभ उठाना, उस सेंस में दिया हुआ तो आप वहां पर भी उसको यूज करेंगे। अब यहां पर सिनोनिम की बात करें, लीप, अटैक एंड स्प्रिंग। क्या हो जाएगा? लीप, अटैक एंड स्प्रिंग एक अर्थ में पाउंस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, हेजिटेट, रिक्वाइल एंड विथड्रॉ। क्या है? हेजिटेट, रिक्वाइल एंड विथड्रॉ एक अर्थ में पाउंस के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग करेंगे। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है इस पेज पर वो है पाउंस। पहला क्या था? फार्सिकल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा द कैट पाउंस्ड ऑन द माउस एज सुन एज इट सॉ इट। क्या है? द कैट पाउंस्ड ऑन द माउस एज सुन एज इट सॉ इट। अब यहां पर इस पेज पर जो हमने दो शब्द लिए उसमें पहला है फार्सिकल, मतलब होता है रिजेंबलिंग अ फार्स, एब्सर्ड, रिडिकुलस और लाफेबली एग्जैजरेटेड या कॉमिकली नॉनसेंसिकल और इलॉजिकल। मतलब यह है हास्यास्पद रूप से अतिरंजित, बेतुका, व्यंग्यपूर्ण तरीके से या मूर्खतापूर्ण। इस अर्थ में हम फार्सिकल शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है पाउंस, टू सडनली जंप और मूव फॉरवर्ड, टू अटैक और ग्रैब समथिंग या टू टेक क्विक एंड डिसाइसिव एक्शन स्पेशली टू टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग। झपटना, अचानक हमला करना, अवसर का तुरंत लाभ उठाना। इस अर्थ में हम पाउंस शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है जियर। जियर वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू मॉक, रिडिकुल और साउट स्कॉर्नफुली एट समवन, या फिर अ रूड और मॉकिंग रिमार्क एंड एक्सप्रेशन ऑफ स्कॉर्न, मतलब है उपहास करना, मजाक उड़ाना या तिरस्कार पूर्ण चिल्लाना। इस अर्थ में भी हम जियर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, मॉक, टॉन्ट एंड रिडिकुल। क्या हो जाएगा? मॉक, टॉन्ट एंड रिडिकुल एक अर्थ में जियर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अपलॉड, प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? अपलॉड, प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट। देखिए बहुत अच्छा शब्द है, ये छोटा शब्द है उपहास करने के लिए। एक तो फार्सिकल शब्द वहां पर आया, उसी से मिलता जुलता ये भी शब्द है ना। जियर का क्या मतलब है? उपहास करना, मजाक उड़ाना, तिरस्कार पूर्ण चिल्लाना। तो यहां पर जो पहला शब्द है इस पेज पर वो है जियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The crowd jeered at the losing team। क्या है? The crowd jeered at the losing team। चलिए अगला जो शब्द है वो है maraud। maraud वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू रोम इन सर्च ऑफ थिंग्स, टू स्टील हर पीपल, टू अटैक और टू रेड और प्लंडर। मतलब है कि लूटपाट करना, हमला करना, छापे मारना, मतलब क्या करना? भटक रहा है किसी चीज को चुराने के चक्कर में, उस अर्थ में मराउड शब्द का प्रयोग करते हैं, या लोगों पर हमला करने के चक्कर में, ठीक है। या फिर टू रेड और प्लंडर, कहीं पर छापा मारने के संदर्भ में, कुछ भी लूटपाट करने के लिए, तो उस अर्थ में हम मराउड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, प्लंडर, रेड एंड पिलेज। क्या हो जाएगा? प्लंडर, रेड एंड पिलेज एक अर्थ में मराउड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रोटेक्ट, गार्ड एंड डिफेंड। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट, गार्ड एंड डिफेंड एक अर्थ में मराउड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है मराउड। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द बैंडिट्स marauded द विलेज स्टीलिंग एवरीथिंग इन साइट। क्या है? द बैंडिट्स marauded द विलेज स्टीलिंग एवरीथिंग इन साइट। अब यहां पर जो दो शब्द है उसमें पहला है जियर। जियर का मतलब होता है टू मॉक, रिडिकुल और साउट स्कॉर्नफुली एट समवन, और अ रूड और मॉकिंग रिमार्क एंड एक्सप्रेशन ऑफ स्कॉर्न, उपहास करना, मजाक उड़ाना, तिरस्कार पूर्ण चिल्लाना। इस अर्थ में हम जियर शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है maraud, टू रोम इन सर्च ऑफ थिंग्स, टू स्टील और पीपल, टू अटैक, टू रेड और प्लंडर, लूटपाट करना, हमला करना, छापे मारना। इस अर्थ में हम मराउड शब्द का प्रयोग करते हैं। चले आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है मग। मग वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और एक मग आपके घर में भी यूज होता है। अगर आप उस मीनिंग को समझ पा रहे हैं तो कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। ऐसे मग के कई सारे मीनिंग है, मैंने यहां पर दो मीनिंग रखा है, खास अलग वाला मीनिंग भी मैंने यहां पर रख दिया है। टू अटैक एंड रॉब समवन इन अ पब्लिक प्लेस और टू मेक एग्जैजरेटेड फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब है लूटपाट करना, हास्यास्पद चेहरा बनाना। ये दो अलग अलग मीनिंग है। मग जो है ना, चेहरे के लिए भी एक स्लैंग है, यूज करते हैं, या फिर मूर्ख व्यक्ति के लिए भी जो एक स्लैंग है वो हम यूज करते हैं, और ये ब्रिटिश और अमेरिकन स्लैंग में यूज होता है। तो चेहरा और मूर्ख व्यक्ति ये अलग से एडिशनल है कि
आर यू अ मग कोई बोल दिया तो यहां पर मतलब है कि वो मूर्ख व्यक्ति का सेंस ले रहा है। हास्यास्पद चेहरा बनाना क्या है? टू अटैक एंड रॉब समवन इन पब्लिक प्लेस और टू मेक एग्जैजरेटेड फेशियल एक्सप्रेशंस, इस अर्थ में हम मग का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें रॉब, असॉल्ट एंड स्नैच, क्या हो जाएगा? रॉब, असॉल्ट एंड स्नैच एक अर्थ में मग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें डिफेंड, प्रोटेक्ट एंड एड, क्या हो जाएगा? डिफेंड, प्रोटेक्ट एंड एड। अब देखिए मीनिंग दो आ रहा है, लेकिन एंटोनिम सिनोनिम्स कभी कभी मिक्स भी हो सकता है, कभी कभी एक मीनिंग पर आधारित होता है। तो वो बसों पे लिखा होता है ना, यात्री बंधु अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, तो लिखने वाले बंधु इस बात को ध्यान दें कि किस अर्थ में वहां पर है। तो यहां पर जो पहला मीनिंग है लूटपाट करना, उसी अर्थ में यहां पर सिनोनिम लिखा गया है। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिनोनिम क्या है? रॉब, असॉल्ट एंड स्नैच। एंटोनिम है डिफेंड, प्रोटेक्ट एंड एड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He was mugged by 2 thieves on his way home, क्या है? He was mugged by 2 thieves on his way home। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है मग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है फोकलोर। फोकलोर नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द ट्रेडिशनल बिलीफ्स, कस्टम्स, स्टोरीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी पास डाउन थ्रू जेनरेशंस। मतलब क्या है? लोक कथा, लोक परंपरा, जनश्रुति या फिर लोक विश्वास जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, उसको हम कहते हैं फोकलोर। सिनोनिम की बात करें माइथोलॉजी, ट्रेडिशन एंड लेजेंड्स, क्या आ जाए? माइथोलॉजी, ट्रेडिशन एंड लेजेंड्स एक अर्थ में फोकलोर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें रियलिटी, फैक्ट एंड ट्रूथ, क्या है? रियलिटी, फैक्ट एंड ट्रूथ एक अर्थ में फोकलोर के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडियन फोकलोर इज रिच विद टेल्स ऑफ गॉड्स, डीमंस एंड हेरोइक वॉरियर्स, क्या है? इंडियन फोकलोर इज रिच विद टेल्स ऑफ गॉड्स, डीमंस एंड हेरोइक वॉरियर्स। अब यहां पर जो दो शब्द हमने पढ़ा उसमें पहला है मग, टू अटैक एंड रॉब समवन इन अ पब्लिक प्लेस, टू मेक एग्जैजरेटेड फेशियल एक्सप्रेशन, लूटपाट करना और हास्यास्पद चेहरा बनाना, ये दो मीनिंग यहां पर है। और मैंने कहा कि स्लैंग के तौर पर इस्तेमाल होता है चेहरा के लिए भी और मूर्ख व्यक्ति के लिए भी मग का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है फोकलोर, द ट्रेडिशनल बिलीफ्स, कस्टम, स्टोरीज एंड practices of a particular community passed down through generations। लोक कथा, लोक परंपरा, जनश्रुति और लोक विश्वास। कभी कभी क्या होता है ना, टंग फंस जाता है, वो अच्छे अच्छे लोगों से भी हो जाता है। तो फोकलोर का क्या मतलब है? यहां पर लोक कथा, लोक परंपरा, जनश्रुति और लोक विश्वास। चले आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है गुड्स दैट आर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड इलीगली। वो जो तस्करी का सामान होता है ना, उसको कहते हैं कॉन्ट्राबैंड। स्मगल्ड आइटम प्रोहिबिटेड बाय लॉ और प्रोहिबिटेड बाय लॉ फ्रॉम बीइंग ट्रेडेड, ओन्ड और पोजेस्ड। मतलब है कि लॉ के द्वारा अगर किसी चीज को लाना, ले जाना, बेचना, व्यापार करना या रखना इलीगल माना जाता है, उसको कहते हैं कॉन्ट्राबैंड। सिनोनिम की बात करें गैर कानूनी या गैर कानूनी वस्तु। सिनोनिम की बात करें बैन, इलीगल एंड प्रोहिबिटेड, क्या हो जाएगा? बैन, इलीगल एंड प्रोहिबिटेड एक अर्थ में कॉन्ट्राबैंड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें लीगल, परमिसिबल एंड अलाउड, क्या हो जाएगा? लीगल, परमिसिबल एंड अलाउड एक अर्थ में कॉन्ट्राबैंड के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो क्या है? कॉन्ट्राबैंड। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द पुलिस सीज्ड अ ह्यूज शिपमेंट ऑफ कॉन्ट्राबैंड एट द बॉर्डर, क्या है? द पुलिस सीज्ड अ ह्यूज शिपमेंट ऑफ कॉन्ट्राबैंड एट द बॉर्डर। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्लूथ। स्लूथ वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट और फॉलो क्लूज लाइक अ डिटेक्टिव। मतलब है जासूस के अर्थ में या जासूसी करने के अर्थ में हम स्लूथ शब्द का प्रयोग करते हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस वर्ड से आप वाकिफ थे? इतने दिन बीत गए, सुना अब तक? डिटेक्टिव सुना था या ये सुना था? तो इस सेशन के पढ़ने के फायदे तो हैं सर, कम से कम एग्जामिनेशन में आएगा, मीनिंग आए ना आए इतना तो भरोसा होगा कि नहीं पढ़ा हुआ है मेरा, हाँ शायद मैंने पढ़ा है। और अगर ऐसे लोग तुक्का भी लगाते हैं ना तो उसके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जो शब्द आपने सुना ही नहीं है तो कहां से तुक्का भी लगाएंगे? स्लूथ का क्या मतलब है? टू इन्वेस्टिगेट और फॉलो क्लूज लाइक अ डिटेक्टिव, और अ डिटेक्टिव और इन्वेस्टिगेटर और समवन हु फॉलोज क्लूज टू सॉल्व मिस्ट्रीज। मतलब है जांच करना, सुराग खोजना या जासूस, इस अर्थ में हम स्लूथ शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें इन्वेस्टिगेट, स्पाई एंड प्रोब, क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेट, स्पाई एंड प्रोब एक अर्थ में स्लूथ के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम का बात करें इग्नोर, नेग्लेक्ट एंड ओवरलुक, क्या हो जाएगा? इग्नोर, नेग्लेक्ट एंड ओवरलुक एक अर्थ में स्लूथ के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है स्लूथ, पहला है कॉन्ट्राबैंड। स्लूथ का एग्जांपल देख लेते हैं। द जर्नलिस्ट स्लूथेड अराउंड टू एक्सपोज द करप्शन स्कैंडल, क्या है? द जर्नलिस्ट स्लूथेड अराउंड टू एक्सपोज द करप्शन स्कैंडल। अब यहां पर जो दो शब्द है, पहला है
कॉन्ट्राबैंड मतलब होता है गुड्स दैट आर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड इलीगली और स्मगल्ड आइटम प्रोहिबिटेड बाय लॉ और प्रोहिबिटेड बाय लॉ फ्रॉम बीइंग ट्रेडेड, ओन्ड और पोजेस्ड। मतलब है गैर कानूनी या गैर कानूनी वस्तु। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से हो रहा है। गैर कानूनी बोलेंगे तो उसके आगे हमको नाउन लगाना पड़ेगा, और गैर कानूनी वस्तु बोल रहे हैं तो ऑलरेडी नाउन है, तो ये दोनों तरीके से प्रयोग हो रहा है। दूसरा जो वर्ड है वो है स्लूथ, टू इन्वेस्टिगेट और फॉलो क्लूज लाइक अ डिटेक्टिव और इन्वेस्टिगेटर और समवन हु फॉलोज क्लूज टू सॉल्व मिस्ट्रीज। मतलब है जांच करना, सुराग खोजना या जासूस। इस अर्थ में हम स्लूथ शब्द का प्रयोग करते हैं। चले आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है इंक। इंक वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है। और हाँ, ये जो आपका परिचित वाला इंक है ना, ये वही है। पहले ही लिखने के काम आता था, आजकल पोतने के काम आता है। हाँ, कोई किसी की इज्जत पे पोत रहा है, यानी तो खुद विद्यार्थी लोग भी अपने आप पे इंक, अब लिखता कहां है, इंक पोतता है। लिखता पढ़ता होता तो फिर यहां थोड़ी होता। अब देखिए सर, अब बहुत सारे जो स्वाभिमानी बच्चे होंगे उनको लगा सर आप ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, आप सब उस दायरे से बाहर हैं। हाँ, जो पढ़ रहा है वो मेरी बात के दायरे में आ ही नहीं रहा है। और ये मैं जला हुआ इसलिए बोलता हूं कि शायद खुंदक से ही पढ़े। हाँ, आदमी दो ही चीज से ना बड़ा हो सकता है। एक तो किसी को रोल मॉडल बना लो कि अगर वो कर सकता है तो मैं उनके जैसा करूंगा, यानी तो खुन्नस निकाल लो। वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो मैं थोड़ा सा ना ललकारने की कोशिश करता हूं आपको कि शायद जाग जाए आपके अंदर का वो विद्यार्थी, और कुछ नहीं। तो इंक का क्या मतलब है? यहां एक अतरंगी मीनिंग है, टू साइन एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अब लिख करके बताइए कमेंट में, पता था ये वाला मीनिंग? सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जब हम साइन लगाते हैं ना, उसकी जगह पर सीधा सीधा कह सकते हैं कि आई हैव इंक्ड अ डॉक्यूमेंट। तो वर्ब की तरह प्रयोग होगा तो सब फॉर्म लगेगा। तो सिंपल सा है कि टू साइन एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, पब्लिसिटी और मीडिया कवरेज। ये दूसरा मीनिंग भी जो है पब्लिसिटी और मीडिया कवरेज, इस अर्थ में भी इसका इस्तेमाल होता है। हस्ताक्षर करना, प्रचार या मीडिया कवरेज, इस अर्थ में हम इंक का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, साइन, स्टैंप एंड प्रिंट। एंटोनिम क्या है? इरेज, रिमूव एंड वाइप। क्या है? साइन, स्टैंप एंड प्रिंट इंक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। इरेज, रिमूव एंड वाइप इसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द कंपनी इंक्ड अ डील विद द न्यू इन्वेस्टर्स। अब देखिए यहां पर है ना, द कंपनी इंक्ड अ डील विद द न्यू इन्वेस्टर्स। अब मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि ये जो इंक्ड है ये कौन सा वर्ब फॉर्म है? पढ़े हैं? हाँ, वैसे भी अभी जो चल रहा है ना क्रिटिकल एनालिसिस टाइम एंड टेंस वाला, तो आपको देखना नहीं है, विद्वान है सब लोग। आप ही लोगों के लिए रिव्यू लाए हैं कि 45 एपिसोड को घटा करके 5 एपिसोड में पूरे टाइम एंड टेंस को पढ़ा दिया। सोए रहो कान में तेल डाल करके, तब कहना कि मास्टर साहब पढ़ाए ही नहीं। समझ में? मेरे क्लास में तो पीट पाट देते सबको हम। आजकल के बच्चा को वही नहीं पढ़ता है जो नहीं पढ़ता है। अरे भाई पढ़ लो ना यार इंग्लिश। तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, इंग्लिश तो भी हर जगह जरूरी है, तब भी नहीं सुधरना है। कर लो यार। चलो, क्या कह रहा था? कंपनी इंक्ड अ डील, और लिख के बताना कि ये इंक्ड क्या है, कौन सा वर्ब फॉर्म है, रीजन साथ में बताना। चलिए अगला जो शब्द है वो है डेसिक्रेट। डेसिक्रेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू ट्रीट a sacred place or thing with violent disrespect, या फिर to violate the sanctity or purity of something। मतलब है अपवित्र करना, किसी पवित्र वस्तु या स्थान का अनादर करना। इसका मतलब इसके लिए हम यूज करते हैं desecrate। desecrate का मतलब होता है to treat a sacred place or thing with violent disrespect or to violate the sanctity or purity of something। मतलब है अपवित्र करना, किसी पवित्र वस्तु या स्थान का अनादर करना। इस अर्थ में हम डेसिक्रेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिफाइल, वायलेट एंड प्रोफेन। क्या जगह? डिफाइल, वायलेट एंड प्रोफेन एक अर्थ में डेसिक्रेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ऑनर, सैंक्टिफाई एंड रिस्पेक्ट। क्या जाएगा? ऑनर, सैंक्टिफाई एंड रिस्पेक्ट एक अर्थ में डेसिक्रेट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा था वैंडल्स डेसिक्रेटेड द एंशिएंट टेंपल बाय स्प्रे पेंटिंग ग्राफिटी ऑन इट्स वॉल्स। क्या है? द वैंडल्स डेसिक्रेटेड the ancient temple by spray painting graffiti on its walls। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है ink, to sign an official document or publicity or media coverage। एक तो होता है हस्ताक्षर करना, पब्लिसिटी और मीडिया कवरेज के लिए भी हम इंक शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है desecrate, मतलब होता है to treat a sacred place or thing with violent disrespect or to violate the sanctity or purity of something। अपवित्र करना, किसी पवित्र वस्तु या स्थान का अनादर करना, इस अर्थ में हम desecrate शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है burrow। burrow वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मूव थ्रू समथिंग बाय डिगिंग और टू सर्च डीपली इनटू समथिंग और टू डिग अ होल
और टनल स्पेशली फॉर शेल्टर। अब देखिए वो कुछ जानवर जो है वो चूहा वगैरह को हम लोग के देहात में बील कहते हैं, सांप का बील, छुछुंदर का बील। तो एक तो वो हो गया, उसको कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, जमीन में सुराख बनाना, मांद उसको तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक तो इसका मीनिंग जो है किसी चीज में अंदर तक जाना या खोज करना, इस अर्थ में विशेष करके बोरो का यूज होता है। ऐसे बिल खोदने के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिग, टनल एंड डेल्व, क्या हो जाएगा, डिग, टनल एंड डेल्व एक अर्थ में बोरो के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इमर्ज, अनकवर एंड रिवील, क्या हो जाएगा, इमर्ज, अनकवर एंड रिवील एक अर्थ में बोरो के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है बोरो, मतलब होता है किसी चीज के अंदर जाना या खोज करना या फिर बिल खोदना, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द स्क्विरल बोर्ड इनटू द ग्राउंड टू हाइड इट्स फूड, क्या है, द स्क्विरल बोर्ड इनटू द ग्राउंड टू हाइड इट्स फूड। चले अगला जो शब्द है वो है विट्रियोलिक। विट्रियोलिक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है फिल्ड विद बिटर क्रिटिसिज्म, मैलिस और हार्श स्कैथिंग और सिवियरली कॉस्टिक इन स्पीच और राइटिंग, मतलब है कटु और जहरीला, विशेष करके लेखनी में, बोलने में, है ना, स्पीच में और राइटिंग में, अत्यधिक आलोचनात्मक और कड़वा, इस अर्थ में हम विट्रियोलिक शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। फिल्ड विद बिटर क्रिटिसिज्म, मैलिस और हार्श स्कैथिंग और सिवियरली कॉस्टिक इन स्पीच और राइटिंग, कटु और जहरीला, अत्यधिक आलोचनात्मक और कड़वा, इस अर्थ में हम विट्रियोलिक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, बिटर, कॉस्टिक एंड स्कैथिंग, और एंटोनिम की बात करें, माइल्ड, प्लेजेंट एंड जेंटल, क्या हो जाएगा, माइल्ड, प्लेजेंट एंड जेंटल विट्रियोलिक का एंटोनिम है। सिनोनिम है बिटर, कॉस्टिक एंड स्कैथिंग, एक अर्थ में विट्रियोलिक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है विट्रियोलिक। एंड एग्जांपल देख लेते हैं, द जर्नलिस्ट विट्रियोलिक रिमार्क्स about the politician sparked controversy, क्या है, the journalist vitriolic remarks about the politician sparked controversy। अब यहां पर क्या है, दो शब्द हमने इस पेज पर यूज किए, आपके सामने रखा वो है बोरो, पहला शब्द to move through something by digging or to search deeply into something or to dig a hole or tunnel especially for shelter, किसी चीज के अंदर जाना या खोज करना या बिल खोदना, इस अर्थ में हम बोरो का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है विट्रियोलिक, filled with bitter criticism, malice और harsh scathing और severely caustic in speech और writing, ये जो कटु और जहरीला है विशेष करके लेखन और बोलने में, है ना, और अत्यधिक आलोचनात्मक और कड़वा, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम विट्रियोलिक का। एग्जाम्पल एक बार फिर से सुन लीजिए, द जर्नलिस्ट विट्रियोलिक रिमार्क्स अबाउट द पॉलिटिशियन स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी। चले आगे बढ़े, अगला जो शब्द है वो है गार्बल। गार्बल वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू डिस्टॉर्ट और कंफ्यूज अ मैसेज, मेकिंग इट अनक्लियर, अनइंटेलिजिबल और टू जंबल और मिक्स अप वर्ड्स और फैक्ट्स इन अ मिसलीडिंग वे, मतलब है विकृत, गलत रूप से प्रस्तुत करना, शब्दों या तथ्यों को गड़बड़ करना, इस अर्थ में हम गार्बल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिस्टॉर्ट, मॉडल एंड मिस रिप्रेजेंट, क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट, मॉडल एंड मिस रिप्रेजेंट एक अर्थ में गार्बल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, क्लैरिफाई, एक्सप्लेन एंड आर्टिकुलेट, क्या हो जाएगा, क्लैरिफाई, एक्सप्लेन एंड आर्टिकुलेट एक अर्थ में गार्बल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। चलिए तो पहला जो शब्द है वो है गार्बल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द पुअर फोन कनेक्शन garbled his words making it difficult to understand him, क्या है, द पुअर फोन कनेक्शन garbled his words making it difficult to understand him। चलिए अगला जो शब्द है, आई थिंक ये सेकेंड लास्ट वर्ड है, चलिए कुछ तकनीकी व्यवधान था। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है बुलडोज और ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है और आपको पता ही है आजकल एक बुलडोजर बाबा फेमस है, तो वहीं से ये वर्ड जो है फोकस में आ गया है। बुलडोज का मतलब है टू फोर्सफुली पुश थ्रू एन ऑब्स्टेकल, ऑपोजिशन और टू इंटिमिडेट और कोर्स समवन इनटू डूइंग समथिंग। अब देखिए यहां पर मैंने वो मीनिंग नहीं लिया है, एक होता है विध्वंस करके मट्टी पलीत करना, उस अर्थ में हम बुलडोज शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका मीनिंग आपको वाकिफ आप पता है आपको। यहां पर है बलपूर्वक आगे बढ़ना, धमकाकर किसी से कोई कार्य करवाना, इस अर्थ के लिए हम बुलडोज शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है, टू फोर्सफुली पुश थ्रू एन ऑब्स्टेकल, ऑपोजिशन और टू इंटिमिडेट और कोर्स समवन इनटू डूइंग समथिंग, मतलब यह है कि बलपूर्वक आगे बढ़ना, धमकाकर किसी से कोई कार्य करवाना, ऐसे मट्टी पलीत करने के अर्थ में भी हम बुलडोज शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ओवरपावर, स्ट्रीम रोल एंड ब्रोबीट, क्या हो जाएगा, ओवरपावर, स्ट्रीम रोल एंड ब्रोबीट एक अर्थ में बुलडोज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इल्ड, परसुएड एंड कॉम्प्रोमाइज, क्या हो जाएगा, इल्ड, परसुएड एंड कॉम्प्रोमाइज एक अर्थ में बुलडोज के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर दूसरा शब्द है वो है बुलडोज। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बुलडोज द इलीगल स्ट्रक्चर्स टू मेक वे फॉर अ न्यू रोड। अब देखिए यहां पर जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो मट्टी पलीत करने वाला है,
तो उस अर्थ के लिए आप एग्जाम्पल खुद से बनाकर कमेंट में लिख दीजिए, अपने मित्रों को भी बता दीजिए। यहां पर क्या है, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बुलडोज द इलीगल स्ट्रक्चर्स टू मेक वे फॉर अ न्यू रोड। यहां पर क्या है, मट्टी पलित करना, उसको खत्म कर देना वहां से। तो जो दो शब्द हमने इस पेज पर लिया है, उसमें पहला है गार्बल। गार्बल का मतलब होता है टू डिस्टॉर्ट और कंफ्यूज अ मैसेज, मेकिंग इट अनक्लियर और unintelligible, और to jumble or mix up words or facts in a misleading way, मतलब है विकृत या गलत रूप से प्रस्तुत करना, शब्दों या तथ्यों को गड़बड़ करना। इस अर्थ में हम गार्बल शब्द का प्रयोग करते हैं। और यहां जो सेकंड लास्ट वर्ड है वो है बुलडोज, टू फोर्सफुली पुश थ्रू एन ऑब्स्टिकल और ऑपोजिशन, और टू इंटिमिडेट और कोर्स समवन इनटू डूइंग समथिंग, या फिर जो मैंने बताया मट्टी पलित करना, बलपूर्वक आगे बढ़ना, धमकाकर किसी को कोई कार्य, किसी से कोई कार्य करवाना या मट्टी पलित करना, इस अर्थ में हम बुलडोज शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आखिरी शब्द की तरफ। जो आज के सेशन का आखिरी शब्द है वो है एपोस्टेसी। एपोस्टेसी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ अबैंडनिंग और रिनाउंसिंग अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, मतलब है किसी धर्म, विश्वास या सैद्धांतिक विचार को त्याग देना। एपोस्टेसी का मतलब होता है द एक्ट ऑफ अबैंडनिंग और रिनाउंसिंग अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, किसी धर्म, विश्वास या सैद्धांतिक विचार को त्याग देना। इस अर्थ में हम एपोस्टेसी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिफेक्शन, रिनंसिएशन और ट्रिचरी। क्या हो जाएगा, डिफेक्शन, रिनंसिएशन और ट्रिचरी एक अर्थ में एपोस्टेसी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, लॉयल्टी, डिवोशन एंड फेथफुलनेस। क्या हो जाएगा, लॉयल्टी, डिवोशन एंड फेथफुलनेस एक अर्थ में एपोस्टेसी के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है ही वाज अक्यूज्ड ऑफ एपोस्टेसी आफ्टर लिविंग हिज फेथ। क्या है, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ एपोस्टेसी आफ्टर लिविंग हिज फेथ। यहां पर जो सेशन में आखिरी शब्द है वो है एपोस्टेसी, द एक्ट ऑफ अबैंडनिंग और रिनाउंसिंग अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, किसी धर्म, विश्वास या सैद्धांतिक विचार को त्याग देना। इस अर्थ में हम एपोस्टेसी शब्द का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए कुल जो 18 शब्द आपके सामने रखे गए, सबके सब नए थे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और पढ़ करके मजा आया, और फाइनली ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय अस्पताल लेने का बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।